Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepika Kosari and do subscribe my channel और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये जो YouTube चैनल है एक नया YouTube चैनल है, इसलिए प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करना। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के बारे में। हमारा ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है किस तरह से इमर्ज हुआ है, इसका मेन कौन सी वो रीजन है जिसकी वजह से आज सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को देख पाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सोशियोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द साइल ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, सोशियोलॉजी को बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द साइल ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब क्यों कहा जाता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज बिकॉज इट वॉज बॉर्न इन 19th century वेस्टर्न यूरोप आफ्टर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रीसीडिंग 3 centuries दैट डिसाइडली चेंज द वे पीपल लिव्ड। ओके, 16th, 17th और 18th century में जो भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुई है उसकी वजह से ही 19th century में सोशियोलॉजी का इमर्ज हुआ था वेस्टर्न यूरोप में, और इसीलिए सोशियोलॉजी को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन का साइल भी बोलते हैं। ओके, ये जो 3 रिवॉल्यूशन है, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, द एनलाइटनमेंट ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और एज ऑफ रीजन। एनलाइटनमेंट को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th centuries, Western Europe saw the emergence of radically new ways of thinking about the world. ओके, लेट 17th और 18th century के टाइम पर क्या होता है, जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर न्यू वेज और थिंकिंग इमर्ज होने लगता है। लोग रेडिकली सोचना शुरू कर देता है, पूरे वर्ल्ड को लेकर न्यू आइडियाज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, referred to as the Enlightenment, this new philosophies established the human being at the center of universe and rational thought as the central features of the human being. Okay, इसमें क्या कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट एस्टेब्लिश द न्यू फिलोसफी। एनलाइटनमेंट ने एस्टेब्लिश किया है न्यू फिलोसफीज को, जिसमें ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड रैशनल थॉट एज द सेंट्रल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं। द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट्स। ओके, और ये जो हमारी रैशनल थिंकिंग है, जहाँ पर हम जो सारी चीज़ रैशनली अपने रीजन और अपने एक्सपीरियंस से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, इन सारी चीज़ों पर हम थिंकिंग कर सकते हैं। उसकी वजह से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोड्यूसर एंड यूजर हो चुके हैं नॉलेज की, और वो नॉलेज की प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और क्योंकि न्यू थॉट्स है, न्यू थिंकिंग है, और जो भी न्यू थिंकिंग है, न्यू थॉट्स है, उसे हम यूज भी कर रहे हैं। सो themselves ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट। ओके, on the other hand, only persons who could think and reason could be considered as fully ह्यूमन। ओके, इसमें क्या कहा है कि जो भी ह्यूमन भी रैशनली सोच सकता है, रीजन को यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही फुल्ली ह्यूमन समझा जाएगा, और जो भी ह्यूमन रैशनली नहीं सोच सकता है उसको फुल्ली ह्यूमन नहीं कहा जाएगा। ओके, this means that the enlightenment was made possible by and in turn helped to develop attitudes of mind that we refer to today as secular, scientific and humanistic. इसका मतलब क्या है कि एनलाइटनमेंट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि जो भी हमारा एटीट्यूड है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके, इन सारे एटीट्यूड की डेवलप हो चुके। ओके, और इसी वजह से ही आज जो हम स्टडी कर रहे सेकुलर, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक, सेकुलर जो है ऑल आर इक्वल एंड साइंस के अकॉर्डिंग
ये होना चाहिए, मानवता के नाते ये होना चाहिए। सो इस तरह की जो आइडिया है और इस तरह की जो थिंकिंग है, ये सभी क्यों डेवलप हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एनलाइटनमेंट की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, एनलाइटनमेंट को इन शॉर्ट में कहूँ तो it is was an intellectual movement to shift from irrationality to rationality। पहले के टाइम पर many peoples blindly believe करते हैं, many peoples blind faith religions, okay, but they जब enlightenment आया they realize कि ये जो साइंस का इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे उन लोगों के पास आ रहा था। ओके, उन लोगों के बीच आ रहा था। पीपल्स विल बिकम मोर एंड मोर रेशनल एंड पीपल्स आर मोर एंड मोर लॉजिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट एनलाइटनमेंट। ओके ओके, नेक्स्ट आता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 announced the arrival of political sovereignty at the level of individual as well as nation state। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आता है? 1789 में आता है और इसमें अनाउंस है क्या है? पॉलिटिकल सोवर्निटी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और एज वेल एज नेशन स्टेट लेवल पर भी पॉलिटिकल सोवर्निटी आ जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आने से ही पॉलिटिकल सोवर्निटी आ जाता है। ओके, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स asserted the equality for all citizens and the questions the legitimacy of privilege inherited by बट ओके, इसमें क्या आ जाता है? ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा है कि सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ जो प्रिविलेज बाय बर्थ लोगों के पास है उन्हें भी क्वेश्चन किया जाता है। ओके, it signaled the emancipation of the individuals from the oppressive rule of the religious and feudal institutions that dominate France before the revolutions। Okay, इस एक पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर हम क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअल को भी इक्वालिटी मिले, वो भी फ्री लाइफ जी सकता है। पहले जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, फ्यूडल इंस्टीट्यूशन थे, वो सभी मिलकर बहुत सारा ऑपरेसिव रूल लेकर आया था इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के पास कोई भी लिबर्टी, कोई भी इक्वालिटी नहीं था। सो इसलिए इंडिविजुअल को इन सारे चीज़ों से फ्री करना चाहता था। The ideals of the French Revolution, liberty, equality and fraternity, become the watchwords of the modern state। Okay, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये सब कुछ आ गया था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वेर लेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हिच बिगन इन ब्रिटेन इन द लेट 18 एंड अर्ली 19th सेंचुरी में। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कम्स 18 एंड अर्ली 19, लेट 18 एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में आया था। ओके, इट हैड टू मेजर एस्पेक्ट। Okay, the first was the systematic application of science and technology to industrial production and particularly the invention of new machines and the harnessing of the new sources of power। Okay, secondly, the industrial revolution also evolved the new ways of organizing labor and the markets on a scale larger than anything in the past। Okay, इसमें दो मेजर एस्पेक्ट आते हैं। इसमें पहले आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थ्रू हम लेबर की ऑर्गेनाइज करते हैं और मार्केट की ऑर्गेनाइज करते हैं एक बहुत ही लार्जर स्केल तक, इतना ज़्यादा लार्जर कि उतना कभी पहले नहीं हुआ होता है, इतना लार्जर होता है। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एंड machine, steam engine, is per new machines like spinning jenny which greatly increase the productivity
and new methods of obtaining power such as the various versions of steam engine facilitate the production process and gave rise to the factory system and mass manufacturers of goods. Okay, new machines are like spinning engine which greatly increase the productivity. Okay, new methods of obtaining power such as the steam engine आया है. Okay, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, मास मीडिया मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड्स. These goods were now produced on gigantic scale for distant markets across the world. Okay, the raw materials used in the production were also obtained from all over the world. All over the world में ये जो production हुआ है steam engine and the machine and science and technology के through all over the world में production बढ़ने लगा है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद पहले इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मशीन्स आया है, स्टीम इंजिन्स आया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है. ओके, प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड पर होने लगता है. मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री thus became a worldwide phenomenon. Yes. These changes in the production system also resulted in major changes in social life. Okay, यही तक था आज की वीडियो में. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.